हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। जितने भी साथी ने आज अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है, उन सभी साथियों को मेरा दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जितने भी साथियों ने आज के दिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी साथियों को मैं बता दूं कि मैं यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए मैं बेसिकली ये यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो लोअर पीसीएस हो, चाहे पेट की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी टेट टेस्टेड बीपीएससी ट्री 4.0 हो, उन सभी के लिए जो जीएस का पोर्शन है मैं उसे कवर करवा रहा हूं। और उस कड़ी में मैंने पॉलिटी शुरू करी है, जिसके 6 लेक्चर हो गए हैं। उस 6 लेक्चर में मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है, भारतीय संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, और मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ साथ में आपको संविधान का निर्माण, संविधान सभा, प्रारूप समिति और मंत्रिमंडल के बारे में बता दिया था। और उसके बाद मैंने संविधान के स्रोत के बारे में भी बताया था डीपली। उसके बाद हमने शुरू किए थे आर्टिकल 1 to 51A की सीरीज़, जिसमें से कल हमने भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ लिया था। अब हम आज उसके आगे पढ़ेंगे, और उसके आगे पढ़ने के क्रम में कल हमने आपको आर्टिकल 4 नहीं बताया था, उसको हमने ओरली बता दिया था। तो आज हम आर्टिकल 4 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 या 3 में निर्दिष्ट किसी कानून में प्रथम अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे जो कानून के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होंगे, और उसमें ऐसे अनुपूरक, आकस्मिक और परिणामी प्रावधान भी हो सकते हैं जिन्हें संसद आवश्यक समझे। इसका कहने का मतलब है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या बोला था। हमने कल आपको बताया था कि आर्टिकल 2 कहता है कि किसी भी राज्य की सीमा में जो राज्य भारतीय क्षेत्र में मिलना चाहते हैं और वो भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो उस संबंध में अधिकार संसद के पास होगा। और आर्टिकल 3 कहता है कि राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, घटाना, आकार में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, ये भी अधिकार संसद के पास होगा। और इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया कि जब हम इसकी प्रक्रिया का पालन करेंगे तो ये आर्टिकल 2 और 3 के तहत संसद निर्धारित करेगी, और यहाँ पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा, यानी संविधान का संशोधन जरूरी नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी भारतीय क्षेत्र की सीमा को ही घटा बढ़ा रहे हैं या नाम में परिवर्तन कर रहे हैं। साधारण विधायी प्रक्रिया से ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर भारत चाहे अपना कोई राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को देना चाहे, या अमेरिका को देना चाहे, किसी और को देना चाहे, तो उस क्रम में सुप्रीम कोर्ट कहेगा भारत सरकार से कि आप आर्टिकल 368 का प्रयोग करिए और संविधान में संशोधन करते हुए एक ऐसा आर्टिकल लाइए जिसमें यह डिफाइन हो कि आप ये राज्य किस आर्टिकल के तहत दे रहे हैं, तब वहां पे संविधान संशोधन जरूरी हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 4 है। तो आज आपका आर्टिकल 1 to 4 लिखित रूप से भी खत्म हो गया, और कल तो ओरली खत्म हो ही गया था। अब हम आज शुरू करते हैं भाग 2 नागरिकता के बारे में, और ये अनुच्छेद है 5 से 11। नागरिकता के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो नागरिकता का संबंध जो है, ये आर्टिकल जो है, इसके बारे में अगर बात करूं तो आपके नागरिकता में 5वां आर्टिकल, 6ठा, 5वां, कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5, 9, 11 और 8, ये आर्टिकल ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना है कि भारत में नागरिकता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो पहले आपको क्या याद रखना है, नागरिकता किस भाग से संबंधित, तो दूसरे भाग से। अनुच्छेद क्या क्या है, 5 से 11। अब हम बात करते हैं कि भारत में नागरिकता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है। पहले हम रूपरेखा पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल में पढ़ेंगे नागरिकता। तो संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। हालांकि इसमें संबंध में ना तो कोई स्थायी और ना ही कोई विस्तृत प्रावधान है। यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ में, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। यह इसके प्रारंभ होने के बाद नागरिकता पाने या समाप्त होने की समस्या से जुड़ा मामला नहीं है। संसद को ऐसे मामलों और नागरिकता से संबंधित किसी भी मामले के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। उसके उपरांत संसद ने नागरिकता अधिनियम साल 1955 को पारित किया, जिसमें समय समय पर क्या किए गए, संशोधन किए गए। अब बात करते हैं कि नागरिकता को हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो पहला है कि नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को दर्शाएगी कि कोई भी व्यक्ति किस राज्य से संबंधित है और उसका नागरिक है कि नहीं। किसी भी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में भी 2 तरह के लोग हैं, एक नागरिक है और दूसरा विदेशी है। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य है और इसके प्रति निष्ठावान है। उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। इसका कहने का मतलब है कि नागरिकता भारत के नागरिकों को तब दी जाती है किसी व्यक्ति को जब उसको पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त हो।
पूर्ण राजनीतिक सदस्यता का मतलब होता है कि उसे कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जो कि विदेशियों को नहीं मिलेंगे, यानी 15, 16, 19, 29, 30 ये कुछ आर्टिकल होंगे जो कि विदेशियों को नहीं मिलेंगे। इसके लिए कहा जाएगा कि ये भारत के नागरिक हैं। उसके बाद नागरिकता बहिष्कार का एक विचार है, क्योंकि इसमें गैर नागरिकों को शामिल नहीं किया गया है। अब नागरिकता पाने के दो सिद्धांत थे प्रदान करने के, जहां जस्ट सॉइल यानी जन्म के स्थान पर नागरिकता प्रदान किया जाता है, यानी कि आप जो हैं किसी भारतीय क्षेत्र में जन्मे हो और आपके माता पिता के साथ में रक्त संबंध हो पहले से ही। दूसरा, मोतीलाल नेहरू समिति के समय से ही भारतीय नेतृत्व जस्ट सॉइल की प्रबुद्ध अवधारणा के पक्ष में था। जस्ट सैंगुइनिस के नस्ली विचार को भी संविधान सभा ने खारिज कर दिया था, क्योंकि यह भारतीय लोकाचार के खिलाफ था, है ना। क्योंकि जस्ट सैंगुइनिस क्या था, ये रक्त संबंधों को मान्यता देता था, लेकिन जस्ट सॉइल क्या है, यहाँ पे जन्म स्थान को ही वैल्यू दिया जाएगा। तो मोतीलाल नेहरू की कौन सी रिपोर्ट थी? 1928 की रिपोर्ट थी। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता अधिनियम अस्तित्व में कैसे आया। देखो, अगर आप लोग भाग 2 कभी पहले पढ़े हुए होंगे तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि भाग 2 में हमेशा ये बात किया जाता है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्णतया लागू हुआ तो उस समय जो भारत के लोग थे उनको भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त हुई या भारत के नागरिक कैसे बने, लेकिन ये नहीं बताया गया कि 1950 के बाद जो आएंगे उनकी नागरिकता कैसे समाप्त होगी और कैसे उनको नागरिकता मिलेगी, ये नहीं बताया गया था। तो अब जब ये नहीं बताया गया तो इसका अधिकार किसको दिया जाए? तो इसका अधिकार था मेनली जो शक्ति थी, वो शक्ति थी किसके पास? संविधान के पास। वो शक्ति संविधान के पास थी, तो संविधान ने वो ताकत किसको दे दी, अधिकार किसको दिया? वो अधिकार दे दिया संसद को, कि संसद बताएगा कि 26 जनवरी 1950 के बाद कौन व्यक्ति की नागरिकता समाप्त होगी और कौन व्यक्ति की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की। नागरिकता अधिनियम 1955 की तो बात करते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो भारत में नागरिकता का अधिकार इसकी स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन ने ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया जिसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले ब्रिटिश नागरिकता साल 1914 का विदेशी अधिकार अधिनियम था, जिसे साल 1948 में हटा दिया गया। ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के तहत भारतीयों को नागरिकता के बिना अस्थायी रूप से ब्रिटिश विषयों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली नई सीमाओं के पार बड़े पैमाने पर जनसंख्या की आवाजाही हुई। लोग अपनी पसंद के देश में रहने और उस देश की नागरिकता हासिल करने के लिए फ्री हुए। इसी संदर्भ में संविधान सभा ने इन प्रवासियों की नागरिकता के निर्धारण के तात्कालिक उद्देश्य को संबोधित करने के लिए संविधान के नागरिकता प्रावधानों के दायरे को क्या कर दिया? सीमित। और उसके बाद 1955 में संसद द्वारा अधिनियमित नागरिकता अधिनियम ने नागरिकता की आवश्यकताओं और पात्रता के लिए विशिष्ट प्रावधान किए। तो अब ये प्रावधान क्या है? तो साल 1955 का नागरिकता अधिनियम नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीकों को बताता है, जैसे जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र का समावेश। तो जन्म से बात करें तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है, भले ही उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वालों को भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों, या जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरे बच्चे के जन्म के अवैध प्रवासी ना हो। और भारत के तैनात विदेशी राजनयिक बच्चों दुश्मन अलायंस जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते। मान के चलो भारत के तैनात जो विदेशी राजनयिक हैं, जो IFS ऑफिसर होते हैं, उनके बच्चे और जो दुश्मन अलायंस जन्म से बच्चे पैदा होते हैं उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जाती। जैसे आपने एक था टाइगर देखी होगी, तो सलमान खान और कटरीना कैफ, इनके बच्चों को अगर उस मूवी के लिहाज से देखा जाए तो भारत की नागरिकता नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि दुश्मन अलायंस जन्म से पैदा हुआ बच्चा है वो। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब पंजीकरण के द्वारा बात करते हैं तो केंद्र सरकार एक आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में किसी भी व्यक्ति, अगर वो अवैध प्रवासी नहीं होने पर, को पंजीकृत कर सकती है यदि वह कुछ शर्तों को फॉलो करे। पहला, भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी हो, यानी कि कोई रजिस्ट्रेशन के द्वारा अपने आप को भारत का नागरिक बनाना चाहता है तो उसको पहले से, जिस दिन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसके पहले के 7 सालों से वो भारत में रह रहा हो। दूसरा, भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान में सामान्य रूप से निवासी है,
एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी, अगर किसी विदेशी ने भारतीय महिला से शादी कर ली तो उसकी शादी तो कर ली, अच्छी बात है, लेकिन नागरिकता तभी दी जाएगी जब वो पहले 7 साल बिता ले। व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं, पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत हैं, पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जो या उसके माता पिता में से कोई भी स्वतंत्र भारत का एक पूर्व नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने से भारत में सामान्य रूप से निवासी है। पूर्ण आयु और क्षमता, या पढ़ लीजिएगा, बात वही है ना, कि कुछ महीने 7 महीने से 12 महीने से वो रह रहा हो भारत में। अब हम बात करते हैं वंश द्वारा। तो वंश के द्वारा की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति इस वंश से भारत का नागरिक है यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे। यानी कि जब संविधान लागू हुआ तो जिस भी परिवार में बच्चा जन्म ले रहा है तो उसके वंश का कोई भी आदमी पहले ही भारत में पैदा हो चुका हो और उसका संबंध भारत से हो तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत से बाहर पैदा हुआ व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है। और अगर भारत के बाहर या 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई व्यक्ति पैदा हुआ है और उसे नागरिकता लेनी है भारत की, तो उसके माता पिता को यह बताना होगा कि नाबालिग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है और उसका जन्म 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत हुआ हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक करण द्वारा। तो एक व्यक्ति प्राकृतिक करण द्वारा भी नागरिकता ले सकता है यदि वह 12 साल के लिए भारत का निवासी हो और नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता हो। फिर प्रादेशिक निगमन के द्वारा, यदि प्रादेशिक निगमन का मतलब होता है कि यदि कोई दूसरा क्षेत्र भारत के क्षेत्र में आ जाए या भारत किसी क्षेत्र को जीत ले या भारत को कोई क्षेत्र अपना उपहार दे दे तो वो क्षेत्र भारत के क्षेत्र में आ जाएगा जब, तो उस देश के जो लोग होंगे, उस राज्य क्षेत्र के जो लोग होंगे, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यही है प्रादेशिक निगमन आपका। फिर आपका महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ना, जिसमें से आपका कई सारा इंपॉर्टेंट संशोधन, इसके बारे में भी आप जान लीजिए, है ना, ये आप जान लीजिए। वर्ष 1986 का संशोधन क्या कहता है? संवैधानिक प्रावधान और मूल नागरिकता अधिनियम के विपरीत जिसने भारत में पैदा हुए सभी लोगों को जस सोली यानी जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की, वो 1986 का संशोधन कम समावेशी था क्योंकि उसकी धारा 3 के तहत इस शर्त को जोड़ा गया था कि जो लोग भारत में पैदा हुए थे या तो 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए थे वही भारतीय नागरिक थे। 1 जुलाई 1987 के बाद और 4 दिसंबर 2003 से पहले जन्म लेने वालों को भारत में अपने जन्म के अलावा नागरिकता तभी मिल सकती है जब जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। उसके बाद साल 2003 का संशोधन हुआ। बांग्लादेश से घुसपैठ को ध्यान में रखते हुए संशोधन ने उपयुक्त शर्त को और अधिक कठोर बना दिया। अब कानून के तहत 4 दिसंबर 2004 को या उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए अपने स्वयं के जन्म के तथ्य के अलावा माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए या माता पिता में से एक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। इन प्रतिबंधात्मक संशोधनों के बाद भारत जस सैनगुनिस या रक्त संबंध के संकीर्ण सिद्धांत की ओर लगभग बढ़ गया, यानी आपका ब्लड रिलेशन भी होना चाहिए ताकि कोई घुसपैठिया है तो हम पता लगा सकें कि घुसपैठिया है कि भारतीय नागरिक है। और यह बताता है कि अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता का दावा नहीं कर सकता भले ही वह 7 साल से भारत का निवासी हो। अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत में अवैध रूप से निवास कर रहा है प्रवेश लेकर के, तो वो चाहे देशीकरण को फॉलो कर ले, चाहे वो 7 साल के नियम को फॉलो कर ले, वो 7 साल से रह रहा हो या रजिस्ट्रीकरण का फॉलो कर ले, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। साल 2015 का संशोधन क्या कहता है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ने मूल अधिनियम में प्रवासी भारतीय नागरिक से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया। इसने भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना और ओसीआई कार्ड योजना को मिलाकर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक नामक एक नई योजना शुरू की। साल 2019 का संशोधन में 6 समुदायों के सदस्यों को अनुमति देने का प्रस्ताव है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करते हैं तो वे भारत में रहना जारी रखेंगे। यह नागरिकता की आवश्यकता को भी 11 वर्ष से घटाकर मात्र 5 साल कर देता है। 2 अधिसूचनाओं ने इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से भी छूट दी। असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया क्योंकि
यह बांग्लादेशी हिंदू अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। बिल का औचित्य यह है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यक और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत भाग आए, लेकिन बांग्लादेश में मुस्लिम अब बहुसंख्यक है और इसलिए उनके बारे में ऐसा प्रावधान नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की नागरिकता की। ये था बेस कि हमने इतिहास पढ़ लिया कि नागरिकता अधिनियम क्यों आया, नागरिकता किसे कहेंगे। हम बात करते हैं एक्चुअल नागरिकता की। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। तो लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। नागरिकता व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं विशेष अधिकार प्रदान करती है जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं, जो कि 15, 16, 19 और 29 आर्टिकल है ना। ये विदेशियों को नहीं मिलता, 30 मिलता है। नागरिकों के अधिकार क्या है? संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। केवल भारतीय नागरिक कुछ पद धारण कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, महान्यायवादी, राज्यपाल और महाधिवक्ता। केवल नागरिकों को ही लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान करने का अधिकार है। तो ये भारतीय नागरिकों को मिलेगा, कोई विदेशी भारत में आकर के वोटिंग सिस्टम नहीं फॉलो करेगा। अब भारतीय नागरिकता के लिए प्रावधान, तो अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो व्यक्ति को भारत का नागरिक कब कहा जाएगा? तो इसको कब कहा जाएगा? यदि वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, अधिवासी जो भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 सालों तक भारत में मामूली तौर से रह रहा था, उसको भारत का नागरिक कहा गया। फिर अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत आए तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया और तब से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से रह रहा है तो मिल जाएगी। यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया और 6 महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा हो और सक्षम अधिकारी द्वारा क्या कर रहा हो? सक्षम अधिकारी द्वारा, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, सक्षम अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो। यदि वह या उसके माता पिता में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो तो अनुच्छेद 7 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए चला गया हो तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आर्टिकल 8 कहता है दोहरी नागरिकता के बारे में कि अगर किसी व्यक्ति ने विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो उसको दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी, उसकी नागरिकता भारतीय नागरिकता जो है नष्ट कर दी जाएगी, उसकी भारतीय नागरिकता से हटा दिया जाएगा उसको। आर्टिकल 10 क्या कहता है? निरंतरता को। फिर आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है भारत नागरिकता अधिनियम 1955 को, जो कि हमने पढ़ लिया है पहले ही। तो इसमें वही है, जन्म से नागरिकता, वंशानुगत, रजिस्ट्रीकरण, देशीकरण और भारत के राज्य क्षेत्र में कोई दूसरा राज्य क्षेत्र मिल जाए तो भारत की नागरिकता उसे प्रदान कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता की समाप्ति कैसी होगी। तो नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला परित्याग, दूसरा पर्यवसान और तीसरा है वंचित करना। तो परित्याग का मतलब होता है कोई भी वयस्क नागरिक यदि स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से नागरिकता का त्याग कर दे, और वह परित्याग केवल वही व्यक्ति कर पाएगा जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, तो नागरिकता उस व्यक्ति की खत्म हो जाएगी। दूसरा पर्यवसान, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले चुका हो तब वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तीसरा वंचित करना, यानी भारत सरकार वंचित कर दे किस बिहाफ पे कि किसी व्यक्ति ने छल कपट या अवैध रूप से भारत की नागरिकता भी अर्जित कर ली हो और राष्ट्र विरोधी कार्य किया हो, तब उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एकल नागरिकता की। तो पूरे भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है, राज्यों की अपनी अलग अलग नागरिकता नहीं है। भारत में किसी एक राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त है जो किसी अन्य राज्य में निवास करने वाले भारतीयों को है। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, अर्थात राष्ट्रीय एवं राज्यों की नागरिकता अलग अलग है। यानी आप भारत में जाओगे तो आप ये नहीं करोगे कि दिल्ली का अलग आधार कार्ड होना चाहिए नागरिकता वाला और यहाँ पर अलग कार्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आपको अमेरिका जैसे देश में पहले अमेरिका देश की नागरिकता लेनी होगी, फिर जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की नागरिकता लेनी होगी, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन इंडिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और वहाँ ऐसा क्यों है? मैंने आपको कल बताया था भाग एक में अनुच्छेद 1 के तहत कि भारत राज्यों का संघ है लेकिन अमेरिका नहीं, अमेरिका यूनाइटेड यूनियन का स्टेट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राज्यों ने आपस में समझौता किया तब जाकर वहाँ देश बना, और भारत में ऐसा नहीं है।
अब हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की। तो ये वही है जो अभी आपने लास्ट में पढ़ा कि जिसमें भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश यहाँ के हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई लोगों को भारत में रहने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि ये लोगों को नागरिकता दिया जाएगा। तो ये वही है जो यहाँ पर आपको बताया गया है। और यहाँ पे इसके लिए 11 वर्ष अनिवार्यता थी, लेकिन अब 5 साल कर दिया गया है, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। तो ये था आपका नागरिकता। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना, क्योंकि आप लोगों ने जो प्यार बढ़ाया है, प्यार दिखाया है, जो साथ दिया है आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके, मुझे ये कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका नॉलेज गेन हो रहा है और आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं। तो मैं और अच्छे से काम कर रहा हूँ और ज़्यादा पीडीएफ और कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको और क्या चाहिए। कमेंट सेक्शन के थ्रू बताया करिए, हमें थोड़ा सा वैल्यूएबल आपका कमेंट होता है मेरे लिए, जिससे मैं अपने आप को और पुश करूँ और अच्छे से कंटेंट बनाऊँ और मुझे भी पता रहे कि आपको क्या देना है क्या नहीं। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। और फिर मेरे साथियों को फिर से मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, लाइक किया है। और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, पढ़िए, पढ़ाते रहिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। टेक केयर। मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा होगा भाग 3 मूल अधिकार। धन्यवाद।